तो आइए बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जुड़ी है गुजरात चुनाव के नतीजों से। जी हां, एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। कांग्रेस नंबर 2 पर रहेगी और आम आदमी पार्टी कोई कमाल यहां पर फिलहाल करती हुई एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सारे सवालों का जवाब एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में मिल सकता है। कुल 182 असेंबली सीटों पर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 128 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 31 से 43 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 3 से 11 सीटों पर जीत सकती है। जनता एक नया इतिहास लिख रही है, हम सब उसका साक्षी बनेंगे और गुजरात के एक नागरिकों को गर्व होगा। अपना मानना है गुजरात का मैंडेट एज वोट्स के हिसाब से, लोगों के मूड के हिसाब से वो जो है कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के खिलाफ है। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे गुजरात में चारों तरफ परिवर्तन का नारा गूंजा है। गुजरात में एग्जिट पोल के जो आंकड़े और अनुमान सामने आए हैं, उसको लेकर नेता और पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। एक ओर जहां बीजेपी गदगद है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब भी नतीजों के दिन तस्वीर बदलने का दम भर रही है। गुजरात को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 49% वोट मिलते दिख रहे हैं। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस 33% के साथ दूसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15% वोट मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनका अकाउंट भी यहाँ खुल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। गांधीनगर का जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, जब भी वो कहते थे कि हम बोर्ड बना लेंगे, मेयर बना लेंगे, मेयर के चयन के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ तक वो बता रहे थे। पूरा रोकड़ा ही सीट उनको मिली थी और इस बार वो भी मिलने की संभावना मैं तो नहीं देख रहा हूँ। साइलेंट वोटर है, अब देख लेना, बहुत ही परिवर्तन के लिए वोट हुआ है और अजीबोगरीब रिजल्ट आएगा। तो बीजेपी लड़ती तो मजबूताई से है, कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार लड़ रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी भी मजबूताई से लड़ी और जितने भी गारंटी कार्ड हमने दिए हैं वो हम पूरे करके बाद में वोट मांगने जाएंगे। देखिए, सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से जो तस्वीर बनी है उससे साफ है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी गुजरात में बीजेपी के किले को हिला नहीं पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में सूबे के हर रीजन में, फिर चाहे वो उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो या फिर सौराष्ट्र, हर रीजन में बीजेपी अव्वल आ रही है और बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में 1 दिसंबर को दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की 89 विधानसभा सीटों पर और कल यानी 5 दिसंबर को उत्तर और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर मतदान हुआ था। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मध्य गुजरात की कुल 61 सीटों में से 45 से 49 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के खाता खुलने की संभावना है। वहीं उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से बीजेपी को 21 से 25 सीट, कांग्रेस को 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने के आसार हैं। उत्तर गुजरात में पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों का फायदा होने का, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी को 24 से 28 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 4 से 8 सीट के बीच और आम आदमी पार्टी 1 से 3 सीट के बीच सिमट सकती है। सौराष्ट्र रीजन में कुल 54 सीटें हैं, जिनमें 36 से 40 सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। कांग्रेस को 8 से 12 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी यहां 4 से 6 सीट निकाल सकती है। पोल के नतीजे तो आ गए, पर असली नतीजे 2 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस इशुदान गढ़वी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद इस पर विचार किया जाएगा। इशुदान गढ़वी ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी को साथ आने की जरूरत है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपके सीएम उम्मीदवार इशुदान गढ़वी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। तो क्या
बीजेपी को बाहर रखने के लिए सत्ता से ऐसा कुछ गठबंधन हो सकता है? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप ही फैसला करें। रिजल्ट आने के बाद इस पर डिस्कशन करना सही लगेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनाए गए ईशुदान गढ़वी ने सवालों और कयासों के जवाब में जो कहा वो बताता है कि एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होने के कितने ज्यादा आसार हैं। गुजरात की जनता को भाजपा की चुंगाल से छुड़ाना है और उम्मीद तो जताई जा रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। फिर भी रिजल्ट आने के बाद ये सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना क्या कांग्रेस को कबूल होगा? इस पर कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी के अगर जो उनको बहुमत नहीं मिलता और कांग्रेस थोड़े सीट से कम हो जाती है उसके अंदर, तो कांग्रेस को साथ लेके किसी का भी जो है वो सरकार बनानी चाहिए। चलिए न्यूज़ एंड व्यूज में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। देखिए 68 सीटों वाले इस राज्य की यही रवायत रही है कि यहाँ हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार हिमाचल का रिवाज बदलने वाला है? एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश बीजेपी सत्ता रिटेन करती नजर आ रही है। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में हर चुनाव में सरकार बदलने का जो रिवाज है अब वो टूटता नजर आ रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से चले तो नतीजों में बदलते हैं और बीजेपी हिमाचल में 37 साल पुरानी जो परंपरा है उसे तोड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 33 से 41 सीटें और कांग्रेस को 24 से 32 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी, अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया। अपनी इंटरनल और फील्ड रिपोर्ट का हवाला देकर जीत का दम भर रही है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो कम। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 45%, कांग्रेस को 41% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2% वोट ही हासिल होते दिख रहे हैं। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, जिसमें बीजेपी जीत का चौका लगाने तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में पहली बार पावर में आने के मकसद से उतरी। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। बड़ी खबर और अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी में काबिज हो सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत के संकेत मिले हैं। बीजेपी दूसरे नंबर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह सकती है। आइए जानते हैं 4 एग्जिट पोल के नतीजे। एमसीडी चुनाव को लेकर किए गए तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी से दिल्ली एमसीडी की सत्ता छीनती दिख रही है। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी को 79, आम आदमी पार्टी को 159, कांग्रेस को 5 और आदर्श को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी न्यूज के सर्वे के हिसाब से एमसीडी की 250 सीटों में से बीजेपी को 86, आम आदमी पार्टी को 138, कांग्रेस को 10 और आदर्श को 16 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 89, आम आदमी पार्टी को 151, कांग्रेस को 8 और आदर्श को 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। इंडिया न्यूज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 81, आम आदमी पार्टी को 163, कांग्रेस को 5 और आदर्श को 1 सीट मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स यानी इन सब का एवरेज देखें तो एमसीडी चुनाव में 153 सीट के साथ आम आदमी पार्टी नंबर 1, 84 सीट के साथ बीजेपी नंबर 2 और सिर्फ 7 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान है। गुजरात के एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन एमसीडी के एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। एग्जिट पोल के अनुमानों को सही मानते हुए भविष्यवाणी कर रही है कि असल नतीजों में जीत का मार्जिन एग्जिट पोल के अनुमान से भी ज्यादा होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे कल यानी 7 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स में जो बीजेपी की विदाई, कांग्रेस की बेहाली की और आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत की जो तस्वीर नजर आई है, उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी गदगद है।
दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। एग्जिट पोल पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। कहा नतीजे आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के हक में ही आएंगे। एमसीडी का भी परिणाम आने दीजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भी एनालिसिस होगा, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बात करके तथ्य जुटा रहे हैं, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सिर्फ 7 सीटों पर सिमटी दिख रही कांग्रेस ने एमसीडी पर एग्जिट पोल्स को खारिज किया और 60 से 70 सीट जीतने का दम भरा। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूँ 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस और बीजेपी एग्जिट पोल्स नकार रहे हैं। उनका दावा है कि एमसीडी के एग्जिट पोल्स के आंकड़े एग्जैक्ट नतीजे में तब्दील नहीं होंगे। चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल का जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन मोदी विद ऑल आपने नहीं सुना होगा। अब हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें सियासत से परे कुछ दिलचस्प तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू, सीताराम येचूरी, एच.डी. देवेगौड़ा, डी. राजा, इन सारे नेताओं के साथ पीएम मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सियासत में धुर विरोधी ये चेहरे पीएम से मिले तो अलग ही माहौल बना। मौका था भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी एक सर्वदलीय बैठक का। राष्ट्रपति भवन में हुई इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुझाव और रणनीतियों पर चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अगले साल 9 और 10 दिसंबर को G20 वर्ल्ड लीडर्स का शिखर सम्मेलन राजधानी दिल्ली में होना है। और देखिए, मुस्लिम वोटर्स से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों कहा कि मुझे वोट मत देना, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम बहुल इलाकों में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा की और कहा कि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर जरूर बनाओ। मैं কৈছো আপোনালোকৰ মোক ভোট নালাগে, কিন্তু আপোনালোকে বাচ্চাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰক, টিচাৰ কৰক, ভাল উদ্যোগপতি কৰক, যাতে আমাৰ মুছলমান সমাজৰ মানুহখিনিও এই আজমলৰ দৰে মানুহৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। बोंगाई गांव की जनसभा में सीएम हेमंता के निशाने पर AIUDF पार्टी के सुप्रीमो और असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल थे। कुछ ही दिन पहले बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं पर और शादी विवाह पर विवादित बयान दिया था। যোৱাকালি আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে যিমান পাৰে বাচ্চা জন্ম দি থাকিব লাগে। মই কৈছো বাচ্চা জন্ম দি থাকিব লাগে, কিন্তু বাচ্চা ডাঙৰ কৰাৰ খৰচ আজমলে দিব লাগিব। যদি আজমলে বাচ্চা জন্ম দি থাকাৰ খৰচ নিদিয়ে, তেতিয়ালে আজমলে আমাৰ আই মাতৃক বাচ্চা জন্ম দিয়াৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। चलिए न्यूज इन न्यूज में अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की, जिनका कल सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आखिर क्यों कहा कि भगवान सबको रोहिणी जैसी बेटी दिए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया। सिंगापुर में लालू को सफल ऑपरेशन के बाद ओटी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को उनकी ही बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट की थी। बिहार के डेप्यूटी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया कि लालू प्रसाद यादव और किडनी डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य दोनों स्वस्थ हैं। वहीं जिस दौरान सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन हो रहा था, उस समय घर के बड़े बेटे तेज प्रताप पिता की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। बिहार के कई जिलों में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के लिए दुआ और पूजा पाठ की। ऑपरेशन सफल होने के बाद ये सारे कार्यकर्ता खुश हैं। तो लाखों कार्यकर्ता दान करने के लिए तैयार है, लेकिन बिटिया ने अपनी किडनी का दान करके इस देश और मुल्क के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 माननीय भिड़ गए। दांव पर विधायकी थी, इसलिए दोनों ने मीडिया का भी लिहाज नहीं किया और कैमरे पर ही एक दूसरे पर चढ़ गए। चुनाव में नेताओं के समर्थक हंगामा करते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये तो अक्सर चुनाव में दिखता है, लेकिन कभी कभी कैंडिडेट्स भी आपस में भिड़ जाते हैं।
तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां कुढ़नी सीट पर उपचुनाव के दौरान महागठबंधन और बीजेपी के कैंडिडेट भिड़ गए। अभी आप फिर बात करते हैं, तरीके से बोलिए। तू तरीके से बोलो, तू तरीके से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया वाले लोग देख लिए ना कि क्या जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हम कुछ छपाया है। कुढ़नी सीट पर कल उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, जिन्हें आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन है। वहीं बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने कुशवाहा के समर्थकों पर बूथ लूटने का आरोप लगाया, जिसके बाद मनोज कुशवाहा ने उन्हें देखने की धमकी दे दी। 7 साल से एक लड़की के मर्डर के आरोप में जेल में बंद शख्स को अब रिहाई की उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस लड़की के कत्ल के जुर्म में वो सजा काट रहा है, दावा है कि उस लड़की को पुलिस ने जिंदा ढूंढ निकाला है। यकीन मानिए, फिल्मों में भी आपने ऐसी कहानी न देखी सुनी होगी। इस महिला का दावा है कि जिस लड़की की हत्या में इसका बेटा 7 साल से जेल में बंद है, वो लड़की जिंदा है। अलीगढ़ पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ लिया और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये लड़की नाम बदलकर हाथरस में रह रही थी और इसके 2 बच्चे हैं। इस चौंका देने वाले केस का खुलासा एक कथावाचक की वजह से हुआ। मैंने थोड़ा संदेह जताया कि इस बच्ची की जो है शकल मिलती जुलती है, और 2015 का जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उस मुकदमे पे जो फोटो उन्होंने चिपकाया था, उस फोटो को लिया, उससे मैच खाया। इसके अड़ोस पड़ोस में पता करा जहाँ रह रही थी, लोगों ने बताया कि कहीं से भाग के आई है। वहीं पुलिस की ओर से कोर्ट में लड़की के डीएनए टेस्ट कराए जाने का अनुरोध किया गया है। कि आजकल राहुल गांधी बीजेपी और संघ पर राम का नाम लेकर हमले कर रहे हैं। राहुल का कहना है कि बीजेपी ने राम का नाम तो लिया, लेकिन सीता को छोड़ दिया। जय सिया राम, हे राम, जय सिया राम और जय श्री राम, इन 3 में अंतर ढूंढते राहुल गांधी का सियासत में ये नया प्रयोग है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। कल झालावाड़ में राहुल ने राम नाम के सहारे बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। नारे से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सीता माँ को क्यों निकाला है? सीता माता को क्यों निकाला नारे से? वो कभी जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? अगर जय श्री राम बोलना है बोलिए, मगर आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा। राहुल की इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दाएं और बाएं चलकर कदम से कदम मिलाकर एक होने का मैसेज दिया। राहुल ने दरभंगा चौराहे पर नुक्कड़ सभा की और सरकार पर प्रहार की। बीजेपी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो इस देश के लिए काम करते हैं, उन पर आक्रमण कर रही है। एक बड़ी खबर जानिए। आज दोपहर 12 बजे हिंदू महासभा ने मथुरा में विवादित धार्मिक परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी। प्रशासन की भी तैयारी है कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे मथुरा में तनाव फैले। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और साई ईदगाह के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आसपास के इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आज बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी है और मथुरा में माहौल तनावपूर्ण है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़ी है। और मैं मथुरा प्रशासन से कहना चाहता हूं, यदि हमको हनुमान चालीसा कार्यक्रम से वंचित किया गया या रोका गया, तो हम मथुरा के जन्मभूमि पर गेट नंबर 1 पर मैं आत्मदाह कर लूँगा। मेरी मथुरा प्रशासन से अपील है कि हमको हनुमान चालीसा कार्यक्रम शांति से करने दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपौत्री और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी भी मथुरा पहुंच चुकी हैं। आज हंगामे की आशंका के चलते मथुरा प्रशासन ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।
किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह के एकत्र होकर सभा, धरना या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक महिला को लूडो और ताश खेलने की ऐसी लत थी कि वो खुद को ही हार बैठी। आपको दिखाएंगे ये खबर, लेकिन उससे पहले देखिए सीसीटीवी में कैद लूट की सन्न कर देने वाली वारदात। सड़क पर तो छोड़िए, अब आगरा में चेन स्नैचर से घर में भी लूट का डर है। आगरा के पॉश इलाके में चेन छीनने वाले बदमाश अब घर के अंदर घुसकर लूटपाट करने लगे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक चेन स्नैचर कुछ पूछने के लिए इस महिला के नजदीक जाता है। महिला इरादे भांप जाती है और उस लुटेरे से बाहर जाने के लिए कहती है। महिला बदमाश को सबक सिखाने के लिए वाइपर उठाती है। उससे पहले बदमाश चेन छीनकर फरार हो जाता है। अब प्रतापगढ़ का चौंकाने वाला एक मामला जान लीजिए। एक शख्स 5 महीने तक मजदूरी करने दूसरे सूबे में गया। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब वो घर लौट रहा है, तो पत्नी ने कहा कि वो खुद को जुए में हार गई है, यहाँ मत आओ। पत्नी ने बोला कि जो है यहाँ पे आओगे तो मैं जो है जुए में अपने आप को हार चुकी हूँ। इनके साथ ताश खेलती थी, मैं जुआ खेलती थी, लूडो खेलती थी, और उसके बाद यहाँ पे आओगे तो कुल्हाड़ी गड़ास से तुमको कटवा के फेंक दूंगी मैं। घर बैठकर लाखों कमाओ, ऐसा विज्ञापन आपने न्यूज या इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह को दिल्ली पुलिस ने एक्सपोज कर दिया है। उसी पर बेरोजगारों को टारगेट करके और पैसा कमाने के शॉर्टकट फार्मूले को जरिया बनाकर एक इंटरनेशनल रैकेट भारत में भी कई लोगों को ठग रहा था। दुबई से ठगों का सिंडिकेट भारत में कई लोगों को शिकार बना रहा था और इस गैंग की मदद करते थे दिल्ली के ये लोग। ये गैंग कैसे जाल बिछाता था, ये आप दिल्ली पुलिस के डीसीपी से सुनिए। Naukri.com और जो Shine.com और इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट वाली वेबसाइट्स है, वहाँ से इन्होंने डेटाबेस लिया और वो जो नौकरी की भाल में शख्स हैं उनको इन्होंने इस अमेज़न की साइट जो कि एकदम कॉपी है पे लॉगिन करके वर्क फ्रॉम होम का झांसा देके ट्राई किया कि इनमें से कुछ लोग जो फंस जाते हैं उनको टास्क देके अच्छा हम इनको काम देके लूट सकते हैं। पुलिस की जांच जारी है। ठगी के इस नेटवर्क में कॉल सेंटर से जुड़े कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। न्यूज में हम आपको दिखाते हैं जम्मू का एक ट्रक ड्राइवर शाहिद क्यों कह रहा है सिंह इज किंग। इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो में रोता और मजबूर दिख रहा ये शख्स ट्रक ड्राइवर शाहिद है। जम्मू के बारामूला से बिहार के लिए सेब से लदा ट्रक लेकर निकले शाहिद बीच रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गए और दुर्घटना भी ऐसी कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दिल्ली अमृतसर हाईवे के पास फतेहगढ़ में एक मोड़ पर ट्रक पलट गया। सेब की पेटियों से लदे ट्रक के पलटते ही वहां लूट मच गई। चंद मिनटों में ट्रक में रखी सेब की 1200 पेटियां गायब हो गई। इन लोगों को देखिए, ये लोग ट्रक ड्राइवर की मदद करने की बजाय उसका सामान लूट कर चंपत हो रहे हैं। लूटकांड के बाद शाहिद मायूस हो गए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शाहिद को सिंह इज किंग की मिसाल देनी पड़ी। राजविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह नाम के 2 शख्स मदद को आगे आए और बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रक मालिक को 9 लाख रुपए से ज्यादा का चेक दिया। इस चेक की वजह से न सिर्फ ट्रक मालिक को राहत मिली, बल्कि ट्रक ड्राइवर शाहिद के सिर आन पड़ी मुसीबत भी टल गई। राजविंदर और गुरप्रीत सिंह की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।